Hello and welcome back to the channel and welcome back to another psychology classes. I Neha Pilania, faculty of JMC Group of Institute. Today's topic is stress. स्ट्रेस एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में भी हर इंडिविजुअली डील करते हैं. हमारी डेली लाइफ में ऐसे सच सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी या हमारी माइंड डिस्टर्ब होती है और अरोजल होता है स्ट्रेस का. आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में अबाउट नेचर एंड कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं. व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is a common experience that every individual or organization faces at some or other time, which result in impacting overall health and well-being. स्ट्रेस एक ऐसा कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि हर एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हर एक टाइम पे फेस करती है, जो कि ओवरऑल इम्पैक्ट करते हैं उनकी हेल्थ पे और वेल बीइंग पर. Unfulfilled desires of an individual lead him or her to start a conflict. स्ट्रेस अराइज होता है जब हम किसी सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं या मेंटली टेंशन या फिजिकल टेंशन क्रिएट होती है. उसकी वजह से अगर हमारा कोई भी काम पेंडिंग में चला जाता है या फुलफिल नहीं हो पाता है, जैसे कोई भी हमारे डिजायर्स हो वो अनफुलफिल रह जाते हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस कैन कन्वर्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट. Stress can be defined as a state of worry or mental tension caused by a different or difficult situation. Stress बात करें definition की तो हम stress को define कर सकते हैं. It is a state of worry or mental tension caused by a difficult or a different situation. यानी कि ऐसे state जहाँ पर एक mental tension create होता है या फिर sudden worry आ जाती है, सडन प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस अराइज होता है. और ये स्ट्रेस अराइज कब होता है? जब हमारी नॉर्मल डेली रूटीन में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं या शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से अरोजल ऑफ स्ट्रेस कैन टेक प्लेस. और वी कैन डिफाइन स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज द इंटरफेरेंस दैट डिस्टर्ब अ पर्सन मेंटल और फिजिकल वेलबींग. या फिर हम स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस किसी भी इंसान की फिजिकल और मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब करता है, उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेचर ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज. इट कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक रिएक्शन है किसी भी चेंज के होने की वजह से जो टेक प्लेस करता है. यानी जब भी कोई चेंजेस आते हैं उसमें स्ट्रेस अराइज हो सकता है. स्ट्रेस हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है. नेक्स्ट नेचर इज स्ट्रेस ऑलवेज अफेक्ट बोथ द बॉडी एंड द माइंड. हमने अपनी क्लास में एक बार डिस्कस किया था बॉडी माइंड रिलेशनशिप, जिसमें हमने बात की थी कि बॉडी और माइंड कोरिलेटली वर्क करते हैं. सेम एज अगर आज बात करें स्ट्रेस के नेचर की, तो स्ट्रेस अगर हो रहा है तो वो हमारे बॉडी और हमारे माइंड को दोनों को मल्टीपल टाइम्स इफेक्ट करेगा. यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर स्ट्रेस किसी इंसान को हो रहा है, कोई इंडिविजुअल स्ट्रेस से डील कर रहा है, तो उसकी बॉडी हेल्दी वर्क कर सकती है और माइंड अफेक्ट हो सकता है, या फिर माइंड हेल्दी वर्क कर सकता है और बॉडी अफेक्ट हो सकती है. नहीं, हमारे बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? जब भी स्ट्रेस अराइज होगा तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों ही उस चीज से इफेक्टेड होंगी. नेक्स्ट इज स्ट्रेस कैन नॉट बी अवॉइडेड. यानी कि स्ट्रेस एक नॉर्मल फिनोमिना है जो इंसान हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में कभी ना कभी एट एनी पॉइंट एक इंडिविजुअल फेस करता है, जिसे एक इंसान अवॉइड नहीं कर सकता. क्योंकि जो भी हमारी लाइफ की डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो भी सिचुएशंस हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो हमारी मॉडिफिकेशन होने के साथ साथ स्ट्रेस का अराइज होना कंपलसरी है और जिस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड. स्ट्रेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड का मतलब ये है कि स्ट्रेस हमारा सिचुएशन इन्फ्लुएंस्ड होता है. जैसी हमारी सिचुएशन होगी ऐसे ही हमारा स्ट्रेस इन्फ्लुएंस होता रहेगा. स्ट्रेस कैन डिफाइन फ्रॉम वेरियस सिचुएशन टू सिचुएशन. जैसी सिचुएशन हमारी होगी ऐसा हमारा स्ट्रेस का रिएक्शन या स्ट्रेस की तरफ हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है, वो मैनिपुलेट हो सकता है. मूविंग नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के क्या कॉजेज हो सकते हैं? फर्स्ट वन कॉजेज इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर.
फिजियोलॉजिकल यानी हमारे फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारी बॉडी को स्ट्रेस होने में हेल्प करते हैं, यानी हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं कि हमारी बॉडी या माइंड स्ट्रेस को ओवरटेक करने में हेल्प कर रही है। ऐसे फैक्टर्स को हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं, विच इंक्लूड इलनेस, इंजरीज और एनी हार्मोनल फ्लक्चुएशन। कोई भी बीमारी या कोई भी ट्रॉमा या इंजरी या फिर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स can be a cause of physiological factors. Next is environmental factors. Environmental factors यानी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, आसपास का environment जिसमें कि हमारा noise pollution, air pollution, overcrowding, traffic और weather changes, ये सारे factors combinedly work करते हैं हमारे as a environmental factor। हमारे आसपास के environment में अगर हम happily survive नहीं कर पाते हैं तो वो हमें सडन कॉजेज दे सकते हैं स्ट्रेस के। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर आर अ वेरी मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेस बिकॉज हम एक कम्युनिटी में सर्वाइव करते हैं, हम सोशली डेवलप्ड होते हैं, हम इन्फ्लुएंस्ड भी सोशली होते हैं, तो हमें डील भी सोशली करना पड़ता है। हमारा क्या सोशल स्टेटस है, क्या सोशल पोजीशन है, हम किस कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, क्या हमारा रिलीजियस अपब्रिंगिंग है, हमारी फैमिली में क्या रिलीजियस बिलीफ को फॉलो किया जाता है, कैसे हम एडेप्टिव मैनर्स को फॉलो करते हैं, क्या टेक्निक्स हमारे यहाँ पे यूज़ की जाती हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं हमारे यहाँ पे, वो सारा हमारा कल्चरल अपब्रिंगिंग होता है। और लास्टली पॉलिटिकल एफिलिएशन। पॉलिटिकली यानी हम पॉलिटिकली कितना इन्वॉल्व हैं, हम किस पार्टी को क्या किस थीम पे सपोर्ट करते हैं, या फिर हमारे कैसी इन्वॉल्वमेंट होती है, पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या होते हैं हमारे, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सोशल फैक्टर्स में। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कॉजेज। इंडिविजुअल कॉजेज यानी कि एक इंसान के खुद के क्या कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस का अराइज होना पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले बात करें तो लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम यानी जब एक इंसान खुद को लो फील करने लगता है, उसकी नज़रों में उसकी कीमत कम होने लगती है, तो स्ट्रेस का अराइज होना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान डील करना चाहता है किसी भी सिचुएशन पे बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो खुद को उतना केपेबल नहीं मान पाता है कि वो आगे किसी सिचुएशन से डील कर पाए, तो वो एक कॉज बन जाता है उसका स्ट्रेस के गेन होने का। नेक्स्ट इज इवेंट लाइक मैरिजेस, डाइवोर्स, डेथ ऑफ अ लव्ड वन और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि इवेंट्स लाइक मैरिज, योर हैप्पी और अनहैप्पी मैरिजेस, डिवोर्स केसेस, डेथ ऑफ अ लव्ड वन और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सारे ऐसे कॉजेज हैं जो एक इंडिविजुअल फैक्टर से रिलेट करते हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपके किसी करीबी की डेथ हुई है, या फिर आप सडनली मूव कर रहे हैं एक प्लेस से अलग, तो आपके बैकग्राउंड चेंज होने की वजह से, आपकी कम्युनिटी चेंज होने की वजह से, पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से स्ट्रेस कैन अराइव। नेक्स्ट इज इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि इंसान खुद से क्या फील करता है, क्या उसके इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल इमोशंस आते हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस कैन क्रीम आउट। फर्स्ट इज इमोशनल फैक्टर्स, सेकंड इज unrealistic expectations, lack of control, poor coping strategies. इमोशनल फैक्टर्स, जैसे कि एक इमोशनल फैक्टर यानी कि एक इंसान जब अपने इमोशन रिलीज कर रहा है तो उस पर उसका कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे समझ ना आए कि कब उसको कैसे सिचुएशन में कैसे इमोशन शो करने हैं, कैसे इमोशन रिलीज करने हैं, अगर किसी सिचुएशन में फॉर एग्जांपल वी टेक, अगर किसी हैपनिंग सिचुएशन में अगर इंसान अपने सैडिस्टिक इमोशन रिलीज कर रहा है तो अदर पीपल कैन मेक फन ऑफ हिम और हर, तो ये एक अरोजल हो सकता है स्ट्रेस का कि दूसरे लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं बिकॉज ही हैज़ नो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर हिज और हर इमोशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यानी अगर हम कुछ चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा सोच के चले, यानी कि मैं सोच के चलूँ कि एट द एंड मेरा रिजल्ट ये आएगा, या जो भी मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ उसका रिजल्ट ऐसा आएगा, या हो सकता है, या हम इसे रिलेट कर सकते हैं हमारे फैंटेसी वर्ल्ड से। फैंटेसी वर्ल्ड मतलब कि मैं अब जो मैं चाहती हूँ वही मैं अपने पूरे सराउंडिंग में एक फ्रेम, एक ड्रीम प्लान कर लूँगी कि हाँ
जो मैं चाहती हूँ वैसे ही मेरे आसपास के सराउंडिंग में हो रहा है, बट इन एक्चुअली जब वो चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं, दैट कैन बी अ ह्यूज बर्डन एंड विच कैन रिजल्ट इन stress. Next is lack of control. Lack of control same as emotional control और physical control. कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करना है, कैसे किस सिचुएशन से डील करना है, अगर इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो तो स्ट्रेस का अराइज हो सकता है. एंड लास्टली इज पुअर कोपिंग स्ट्रैटेजी. पुअर कोपिंग स्ट्रैटेजीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लाइफ में कोई भी सडन ट्रॉमा आता है, सडन हैप्पीनेस आती है, जॉय आता है, तो उस पर आपकी कैसे आप उस चीज़ों से कोप कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम माने कि हमारी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, कोई ट्रॉमा आया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई लॉस्ट अ लव्ड वन, और उस चीज़ से मैं कैसे कोप अप कर पाती हूँ, क्या मैं सोशली इन्वॉल्व हो पाऊंगी या मैं सोशल विड्रॉल कर लूँगी, ये डिपेंड करता है मेरी कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे कि मैं उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से कितनी जल्दी बाहर आना चाहती हूँ या बाहर आने के लिए मैं क्या अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हूँ. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. सबसे पहला टाइप बात करें तो नेगेटिव स्ट्रेस. नेगेटिव जैसे वर्ड से पता चलता है ऐसा स्ट्रेस जो कि नेगेटिवली डील करता है. नेगेटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रेस और बैड स्ट्रेस. It is caused due to an excessive of adaptive demand placed upon us. The demands are so great that they lead to bodily and mental changes. Negative stress कब रिलीज होता है? जब हमारे बॉडीली डिमांड्स एकदम एक्सेसिव लेवल पर पहुंच जाती हैं. अडेप्टिव यानी हम किसी चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे हैं, बट वी आर सो प्रेशराइज्ड कि हमें नहीं कुछ चीज़ों को टाइमली सबमिट करना है, टाइमली उसको परफॉर्म करना है, जो कि सडन प्रेशर और बर्डन बनकर हमारी बॉडी और मेंटल चेंजेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं. नेगेटिव स्ट्रेस में डिमांड्स जो होती है इतनी हाई होती हैं कि वो हमें बॉडीली और मेंटली डैमेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ अ लव्ड वन, क्रॉनिक और लॉन्ग टर्म इलनेस. जैसे कि अगर किसी लव्ड वन की सडन डेथ होती है तो हम स्ट्रेस में पहुंच जाते हैं क्योंकि हम उस सिचुएशन से उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक इंसान सोशली विड्रॉल हो जाता है और सोशली विड्रॉल होने की वजह से कंस्ट्रक्टेड हो जाता है, किसी से फीलिंग्स अपने थॉट्स शेयर नहीं कर पाने की वजह से खुद में घुटने लगता है और स्ट्रेस अराइज हो सकता है. Next is positive stress. Positive stress by the word positive. Positive stress ऐसा stress है जो हमें फ्यूचर में गेन करने में हेल्प करता है. Positive stress is also known as eustress. It is a pleasant and desirable feeling. जब बात कर रहे हैं पॉजिटिव की तो पॉजिटिव चीज़ में हमेशा एक प्लीजेंट और डिज़ायरेबल फीलिंग रहती है. यानी जब पॉजिटिवली कुछ हम काम करते हैं तो वी फील वेरी गुड, वी फील वेरी प्लेजेंट एंड डिज़ायरेबल. द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस विच हेल्प टू प्रमोट हेल्थ एंड ग्रोथ. पॉजिटिव स्ट्रेस एक ऐसा ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस है जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है ग्रो करने में और प्रमोट करने में हेल्थ को और उसकी पूरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को और स्पिरिचुअलिटी को. यानी कि एक इंसान कैसे अभी करंटली परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके पास किसी चीज़ के लिए उसको अप्रेज किया जाए, प्रेज किया जाए, तो वो और ज़्यादा बेहतर काम करने की कोशिश करता है. ये एक ऑप्टिमल अमाउंट आया, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जिसे हमने एक तारीफ के रूप में पेश किया. अब एक इंसान क्या करेगा, जो उसको तारीफ मिली है या किसी ने उसकी शाबाशी दी है, तो अब वो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है. ये कॉन्सेप्ट है हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस का. फॉर एग्जाम्पल गेटिंग प्रेज फ्रॉम अ टीचर फॉर अ वेल रिटन असाइनमेंट. जब आप कॉलेज में, स्कूल में कोई भी अच्छा असाइनमेंट लिखते हैं फॉर अ मार्क शेड्यूल, आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स गेन करते हैं, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, नेक्स्ट असाइनमेंट में भी मैं फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स को लाने की कोशिश करूँगा या करूँगी. ये है पॉजिटिव स्ट्रेस. यानी आपको प्रेज कर रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम इस टाइम से और ज़्यादा अच्छा अचीव कर पाएँ. नेक्स्ट इज न्यूट्रल स्ट्रेस. न्यूट्रल यानी नो रिस्पॉन्स. Neutral stress is a type of stress where the subject neither feels good nor bad about the stress. Neutral stress एक ऐसा stress है जहाँ पे जो subject है
ना तो उसको अच्छा लगता है उसके बारे में और ना ही उसको बुरा लगता है उसके बारे में। इट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स टू एन इवेंट दैट इज नॉट कॉजिंग देम पर्सनल हार्म और डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग देयर वेलबींग। यानी कि जैसे कि न्यूट्रल, नो रिस्पॉन्स, ना तो वो न्यूट्रल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है ना तो वो ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है ना ही वो आपकी ग्रोथ को रिटार्ड कर रहा है। यानी वो ना आपको फॉरवर्डली मूव करने में हेल्प करता है ना ही वो आपको बैकवर्डली मूव करने में हेल्प करता है। एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसकी जगह ना पॉजिटिव में है और ना ही उसकी जगह नेगेटिव में है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। जब भी स्ट्रेस होगा तो हमारी बॉडी या हमारा माइंड ऐसे सिम्टम्स शो करेगा, ऐसे डिस्कम्फर्ट शो करेगा जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं अ पर्सन इज डीलिंग विद स्ट्रेस। The reaction to stress can be classified into 3 categories which are as follows. हम स्ट्रेस के सिम्टम्स को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में: फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, इफेक्टिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स। फिजियोलॉजिकल अगेन फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल। सिम्टम्स की बात करें फिजियोलॉजिकल प्लस बायोलॉजिकल सिम्टम्स में तो रैपिड इंक्रीज इन पल्स रेट, मसल बिकमिंग टेंस और एक्स, सडनली पल्स रेट इंक्रीज होना, मसल्स में टेंस और एक दर्द शुरू होना, गले में या मुंह के अंदर ड्राइनेस फील होनी, अपसेट स्टमक होना, लो एनर्जी और इंसोम्निया, एनर्जी लेवल कम होना या मुझे कम नींद आना, ये सारे सिम्टम्स हैं हमारे फिजियोलॉजिकल, यानी जो हमारी बॉडीली और माइंड दोनों को कंबाइनली इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज अफेक्टिव सिम्टम्स। अफेक्टिव सिम्टम्स यानी जो हमारी बॉडी को ज़्यादा तौर पर अफेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, एंगर एंड इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, पुअर कंट्रोल ओवर द इमोशंस। यानी कि आपका एंजाइटी लेवल, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंशियस हो जाएंगे, एंजाइटी आपकी बढ़ जाएगी, रेस्टलेसनेस यानी आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बाद थक जाएंगे, डिप्रेशन, एंगर, छोटी मोटी चीज़ों को लेके बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट होंगे तो एंगर लेवल बढ़ जाएगा। ये लैक ऑफ इंटरेस्ट, आप कॉन्शियसली किसी चीज़ पर काम नहीं कर पाएंगे, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से आप किसी चीज़ को अटेंड नहीं कर पाते हैं, या फिर पुअर कंट्रोल ओवर द इमोशन, यानी माइनर डिस्टर्बेंस कैन क्रिएट यू टू शो यू ओवर बर्डन ऑफ इमोशन, ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। ऐसे सारी चीज़ें को हम इंक्लूड करते हैं हमारे इफेक्टिव सिम्टम्स में। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्टम्स। पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल यानी जो हमारे बिहेवियर में और हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें पुअर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, इनेबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स और फॉरगेटफुलनेस, कंफ्यूजन एंड पुअर एडजस्टमेंट, चेंज इन एपेटाइट, ईदर ईटिंग टू मच और नॉट ईटिंग, कॉन्स्टेंट वरिंग और रेसिंग थॉट्स। यानी कि कॉग्निटिव यानी हमारे परसेप्शन लेवल पे जो डिपेंड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हमारे कॉग्निटिव सिम्टम्स या कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। हमारा अटेंशन एंड कंसंट्रेशन लेवल हमेशा लो रहेगा यानी पुअर रहेगा, हम अटेंटिवली किसी चीज़ को काम नहीं कर पाएंगे, हमारा कंसंट्रेशन लेवल उतना एडिकेट नहीं होगा। नेक्स्ट इनेबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स और फॉरगेटफुलनेस, यानी बहुत कुछ नई नई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे या फिर कुछ नई चीज़ याद भी करी तो उसे बहुत जल्दी से भूल जाएंगे। नेक्स्ट कंफ्यूजन स्टेट में और हमेशा पुअर एडजस्टमेंट, नई चीज़ों में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूजन स्टेट रहता है, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, दो सिचुएशंस में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि विच सिचुएशन टू ऑप्ट और विच वन साइड आई हैव टू चूज। एंड लास्टली चेंज इन एपेटाइट। चेंज इन एपेटाइट यानी आपकी हंगर नीड जो होगी या तो बिल्कुल ज़्यादा बढ़ जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपका खाना पीना खाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट वरिंग और रेसिंग थॉट्स, या हमेशा एक टेंस्ड सिचुएशन रहनी, आप हमेशा परेशान रहेंगे या फिर दिमाग में हमेशा मल्टीपल थॉट्स हमेशा एक साथ चलते रहेंगे, जिसे हम बोलते हैं हमारे रेसिंग थॉट्स। स्ट्रेसर्स। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं? स्ट्रेसर्स ऐसे इवेंट होते हैं जो स्ट्रेस को कॉज कर रहे हैं, जो हमने हमारे कॉजेज में पढ़े हैं, जो हमने हमारे सिम्टम्स में पढ़े हैं, ये है हमारे स्ट्रेसर। जिन भी चीज़ों की वजह से स्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं उसे हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं। There are all kind of factors that can cause stress.
Stress are basically event or situation that trigger a stress response in the body which can be positive or negative. स्ट्रेसर्स ऐसी इवेंट हैं जो हमारी बॉडी में बेसिकली सर्वाइव करते हैं या हमारे सराउंडिंग में सर्वाइव करते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी या हमारा माइंड ट्रिगर होता है और हमारी एक बॉडी से रिस्पॉन्स रिलीज होता है जिसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। अब चाहे वो स्ट्रेस पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। लास्टली टॉपिक पे चलें तो बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अब जो भी हम जिस भी स्ट्रेस से डील कर रहे हैं हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफर्स टू अ वैरायटी ऑफ स्किल एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डील विद दिस स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है? एक वैरायटी ऑफ स्किल्स है और टेक्निक्स है जिसे हम यूज करते हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए। It is used to reduce the negative impact caused by stress and to improve a person's physical and mental well-being। यानी कि ये ऐसे स्किल्स और टेक्निक्स हैं जिसे हम मेंटल टेंशन या मेंटल वेलबींग को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। हम कैसे यूज कर सकते हैं? हमें अपनी डेली लाइफ में मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारी बॉडी एक नेगेटिव रिस्पॉन्स की तरफ जा रही है या स्ट्रेस का गेनमेंट हो रहा है हमारी लाइफ में, सबसे पहले मॉडिफिकेशन होना चाहिए हमारी स्लीपिंग पैटर्न में। यानी 6 to 8 आवर्स ऑफ कंप्लीट स्लीप एक इंडिविजुअल को लेनी ही चाहिए ताकि पूरे दिन की जो थकावट होती है, पूरे दिन का जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करते करते बॉडी डिप्रेस्ड हो जाती है, बॉडी एंशियस हो जाती है, उसे रेस्ट की नीड होती है। इसीलिए 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एक इंडिविजुअल को लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग योगा कैन ऑल्सो हेल्प। हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट का इंटेक करना स्ट्रेस के सिम्टम्स को रिलीज करने में हेल्प कर सकता है। डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर मेडिटेशन करने से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज लिसनिंग म्यूजिक और पेट एनिमल्स। जब भी स्ट्रेस हो या कंफ्यूजन या रेसिंग थॉट्स हो, म्यूजिक सुनने से हमें एक कामली थॉट प्रोसेस हमारा हो सकता है। या फिर हमारे घर में हमारे पेट एनिमल्स जिनके साथ हम ज़्यादा प्लेफुली इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड अदर फैक्टर्स कैन इन्वॉल्व कॉग्निटिव थेरेपी, मेडिकेशंस, फिजिकल एक्सरसाइज एंड मॉडिफिकेशन इन हॉबीज। कॉग्निटिव थेरेपीज होती हैं जो हमारी किसी भी काम करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। यानी कॉग्निटिव किसी अलग अलग थेरेपीज में अलग अलग वर्क प्रोसेस में इन्वॉल्व होना जो हमारे कॉग्निटिव हमारे वर्क स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है या स्ट्रेस को काफ़ी टाइम हो चुका है, डील नहीं कर पा रहे हैं हम उनको प्राइमरी मेथड से, तो मेडिकेशन कैन ऑल्सो हेल्प। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जिम्स और मॉर्निंग वॉक्स, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कैन हेल्प टू रिड्यूस। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल बॉडी भी डिप्रेस्ड हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी, बॉडी एक्स वगैरह, बॉडी थकावट होना, तो इस सब को हम दूर कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइजेस। और लास्टली मॉडिफिकेशन इन हॉबीज, यानी जो हमारा हॉबीज़ हैं उसमें मॉडिफिकेशन करना। अगर हम 4 to 5 आवर की स्लीप ले रहे हैं तो हम अपना स्लीपिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा हेल्दी ईटिंग पैटर्न नहीं है तो हम थोड़े फ्रूट्स वेजीज उसमें ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बाहर सोशली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सारे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। Thank you. That's all for today's class.